नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज का वीडियो बहुत ही शानदार है क्योंकि आज हम समझेंगे फौजदारी मामलों में प्रदर्शित कैसे किया जाते हैं, यानी कि एग्जिबिट। आपने देखा होगा कई बार CW1 लिखा जाता है, तो कई बार PW1, कई बार DW1, कई बार एग्जिबिट P1, कई बार एग्जिबिट D1, कई बार A1, तो कई बार एग्जिबिट P1A और कई बार एग्जिबिट D1A। ऐसे मार्क जो डॉक्यूमेंट पर डाले जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, आखिर ये कब डाल जाते हैं और कौन सा मार्क कब डाला जाता है, तो इस वीडियो में अपन सारी बातें शांति से समझेंगे। 14 स्लाइड्स बना के लाए हूं। कोर्ट की जो प्रायोगिक फाइल है वो भी खोल के बताऊंगा कैसे एग्जिबिट डालते हैं, क्या सावधानी रखनी है आपको ये भी बताऊंगा, आखिर एग्जिबिट क्यों डाले जाते हैं ये भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रदर्शन डालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका दिमाग पूरा खुल भी जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होंगे, कौन व्यक्ति डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवा सकता है, कौन व्यक्ति डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित नहीं करवा सकता है, यह भी इस वीडियो में अपन समझेंगे। क्योंकि वकीलों का झगड़ा सब यही होता है कि सब आप प्रदर्शित नहीं करवा सकते, आप इस पर एग्जिबिट नहीं डाल सकते। तो ऐसी कौन से पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ये बातें आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। बड़ी विचित्र बात है कि अभी तक देखो LLB के पूरे कोर्स में कहीं ये बात नहीं है, ना एविडेंस एक्ट में बात है, ना या CRPC में, ना या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। तो ये सी बातें आपको कहां मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, आखिर कौन सी बुक में ये आपको मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन बात शुरू करते हैं, बेसिक बात समझते हैं। जब तक बेसिक बात दिमाग में नहीं बैठेगी आपको समझ में नहीं आएगा कि यार साला चक्कर क्या है ना। चक्कर ये है आखिर प्रदर्शित डाले क्यों जाते हैं, है ना। प्रदर्शित इसलिए किया जाता है कि किसी भी पेज को कोर्ट के सामने जब एडवोकेट बहस करे तब बार बार उसका नाम, व्यक्ति का नहीं नाम लेना पड़े कि रामलाल पिता मोहनलाल ने ये कहा, उसमें सीधा बोल देंगे कि एग्जिबिट PW1 ने ये बोला, है ना, या DW1 ने ये बोला। या जो पेज है उस पेज को बार बार आपको बताना पड़ेगा कि ये गवाह सूची में इस प्रकार की गवाह दी गई, वहां सीधा बोल देंगे कि एग्जिबिट ये प्रदर्श D1 में ये बोला गया या D2 में ये बोला गया, ठीक है ना। तो उससे क्या है, आइडेंटिफाई हो जाता है और फैसला करने में सुविधा रहती है और बहस करने में भी सुविधा रहती है। साथ ही एक तो कारण ये हो गया कि वो बार बार उसको नहीं बोला, दूसरा इसलिए प्रदर्शित करवाया जाता है कि कोर्ट की फाइल तो बड़ी होती है, जो डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हुए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट को कोर्ट पढ़ती है। तब आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट पढ़ेगी और ये डॉक्यूमेंट कोर्ट नहीं पढ़ेगी। तो इसलिए ये सारे प्रदर्शित करवाए जाते हैं। हाँ, बात समझ में आ गई। दो कारण है, एक तो आइडेंटिफाई प्रदर्शित हो जाए, दूसरा कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट पढ़ेगी और कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट नहीं पड़ेगी, ये प्रदर्शित करवाने में उस समय पता चल जाता है। दूसरी जो बात करते हैं, चलो अपन फर्स्ट वीडियो से शुरू कर देते हैं। किन चीजों को प्रदर्शित किया जाता है फौजदारी मामलों में? एक तो फौजदारी मामलों में गवाह के बयान, दस्तावेज, आर्टिकल को प्रदर्शित किया जाता है। आर्टिकल मतलब कोई आइटम हो गया, जैसे कोई हथियार हो गया। गवाह के बयान, जैसे कोई मान लो जो FIR करता है तो उसके बयान PW1 से, ठीक है, DW1 से जो भी शुरू होंगे वो बताएंगे। और एग्जिबिट क्यों किया जाता है ये बता चुका हूं। तो अब जो फौजदारी मामले में देखो, आप बेसिक बताता हूं मैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो समझ में आएगी। जो गवाह सूची होती है ना, गवाह सूची, उसमें क्या होता है कि जो जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया है उसके अपने अपने अलग गवाह होते हैं। जैसे FIR करता हो गया, जैसे वो भी हो गया रामेश्वर, ठीक है, दूसरा हो गया गणेश, तीसरा मान लो मोहन। इन लोगों को जो गवाह सूची में है इनको हमेशा P मतलब प्रोसिक्यूशन और W मतलब विटनेस, तो जो पहले गवाह होगा उसका PW1, फिर मान लो ये दूसरी बार ये हो गया तो PW2, PW3। तो एक बात आप ये ध्यान रख लो, देखो इसमें बता देता हूं, मैं लाया हूं लिख के, जो इसमें आप स्लाइड में देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या हुआ, ये प्रदर्शित करके दिखाई, ये आपको यहां दिखने के बाद बता दूं कि इसका नंबर पड़ा है PW5 और इसके नीचे तारीख लिखी जाती है। कौन सी तारीख हुआ था ये? 3/8/22 को। तो अब आपके दिमाग में एक बात और सोच लो कि जो गवाह सूची है, गवाह सूची में क्रम वाइज ही प्रदर्शित नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें PW1 पढ़े, ऐसा कोई नहीं। जो गवाह कोर्ट में पहले आ जाता है उसकी PW1 डाला जाता है, जिसमें पहले गवाह होती है।
तो पहले क्यों आ गया? गवाह सूची अनुसार तो एक बार क्रम में जाना चाहिए। आपके दिमाग में प्रश्न उठता है, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, पुलिस वाला एक फाइल में आता है तो जज साहब को पता चल जाता है तो आपके तो उस फाइल में भी बयान है, नाम है आपका, तो उसमें करा दो। तो इनका नंबर नहीं आया, उससे पहले पुलिस वाला आ जाता है। या कभी डॉक्टर आता है तो कह देता है मेरी इतनी फाइलों में बयान है, तो उसमें डॉक्टर के बयान पहले हो जाते हैं, जिस भले उसके डॉक्टर के संबंध नहीं निकला हो। जैसे इसमें डॉक्टर के बयान पहले हो गए थे। तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर कमलेंद्र सिंह, इनका PW1 हो गया, ठीक है। फिर जिस तारीख को बयान हुए वो तारीख नीचे डाल जाती है। 3/8/22 को, 3/8/22 को। अब मान लो दूसरा गवाह कोई कभी ये आ गया इंद्रमल, तो इसके क्या पढ़ेंगे? PW2 और जो तारीख है मान लो 5/10/2023, जो भी है वो यहां लिखा जाता है। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि इन गवाहों की गवाही हो चुकी है, जो प्रदर्शित हो गए उनकी गवाही हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको PW कहां पड़ेगा, पता है क्या? अब इसी तरह मान लो अभियुक्त अपनी तरफ से कोई गवाह पेश करना चाहे तो उसके क्या पड़ेगा? D मतलब डिफेंस, W मतलब विटनेस। डिफेंस का विटनेस हो गया, डिफेंस अभियुक्त को 1 2 3। तो फौजदारी मामले में अभियुक्त की गवाह की लिस्ट कहां होती है? जो चालान पेश होता है उस चालान में कहीं पर भी फौजदारी मामले में अभियुक्त के गवाह की लिस्ट नहीं होती है। जब आरोपी के बयान मुलजिम होते हैं, बयान मुलजिम के बाद आरोपी से पूछा जाता है कि क्या आप भी कोई गवाह पेश करना चाहोगे, तब वो कहता है कि हाँ मैं गवाह पेश करना चाहता हूं। तब वो अपनी सूची पेश करता है कि मैं इन गवाहों को पेश करूंगा। उन गवाहों की सूची पर DW1 जो भी तारीख है, मान लो 8/9/24, तो जिस दिन गवाह DW1। दूसरा मान लो उसका आरोपी का गवाह तो DW2 10/5, जो भी 10/5/24 जो भी है। इस प्रकार से तारीख, जिस तारीख को गवाह हुई, यानी ये जिस तारीख को गवाह हुई ये DW2। अब DW आते ही क्या लगाएगा कि इसका मतलब ये अभियुक्त की ओर से पेश किया गया है। PW आते क्या चलेगा, ये परिवादी की ओर से पेश किया गया है, अपराधी की ओर से पेश किया गया। समझ में आ गई ना आप? PW DW समझ में आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। एक चीज और बताता हूं मैं, एक चीज और आती है CW1। इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। CW1 कब होता है? जब कोर्ट अपनी तरफ से कोई गवाह कराती है ना। C का मतलब कोर्ट और W का मतलब विटनेस, यानी कोर्ट किसी गवाह को बुलाती है अपनी इच्छा से। कोर्ट को लगता है कि यार इस मामले में जो चालान पेश किया गया है उसमें सारे गवाह नहीं है और वो अपनी तरफ से कोई गवाह कराना चाहती है, तो CW1 लगता है, ठीक है ना। ये आपको समझ लेना है। अब अपन दूसरी बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट संबंध में ये आ गया। फिर देखो ये देखिए, ये इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति ने प्रदर्शित कराया है, यहां पे आएगा। जैसे ये क्या लिख रखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ, या पढ़ के क्या लिख के बताता हूँ। EXP8, फिर कर रखा है PW5 और फिर कर रखा है 3/8/22। ये डॉक्यूमेंट इस गवाह ने प्रदर्शित कराया PW5 ने। डॉक्यूमेंट की संख्या है P8। P8 का मतलब क्या हो गया, इस डॉक्यूमेंट जो FIR है उसका P8 पड़ा। अब FIR का P8 क्यों पड़ा? क्या P8 ही पड़ेगा? ऐसा नहीं। जो चालान पेश किया गया है, आप देखिए, जो गवाह पहले आता है और जो प्रदर्शित करवाता है उसका पड़ता है कोई भी दस्तावेज उस पर PXP1। जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो प्रदर्शित होता है वो P1 होता है। क्या सबसे पहले FIR ही प्रदर्शित होती है? नहीं। जैसे इस मामले में डॉक्टर आ गया तो डॉक्टर ने क्या कराई थी, अपने जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पहले प्रदर्शित कराई थी, इसलिए उस पर PW1 पड़ गया। देखो ये भी लाए होंगे, डॉक्टर पहले आ गया था, ये दो पार्टी की थी। ये XP2 दिख रहा है, इसका ये पहले एक और था, यानी कि दो व्यक्ति उसमें इंजर्ड हुए थे तो उसपे XP1 पड़ा था, इस पे PXP2 पड़ गया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि ये मामला क्या है। दूसरी बात आप इसमें से देखो, ये जो गवाह कराता है प्रदर्शित, ये PW5 ने ये डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित कराया, P8 पड़ा। अब बात समझते हैं मूल मुद्दे की बात। इसी बात को लेकर आमतौर पर कोर्ट में अधिवक्ताओं के मध्य झगड़ा होता है। ये कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी डॉक्यूमेंट मान लो, भले आप FIR मान लो, भले आप कोई फर्ज जब्ती मान लो, फर्ज गिरफ्तारी मान लो, या आप मान लो कोई मौका नक्शा की रिपोर्ट मान लो। अब इसको कोई गवाह प्रदर्शित कराना चाहता है,
जैसे कि एफआईआर करता कराना चाहता है, तो इस डॉक्यूमेंट को कौन प्रदर्शित करवाएगा, इस पर झगड़ा होता है। तो ये आप समझ लो कि जिस व्यक्ति का इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर है, मान लो दो गवाह है, उनके हस्ताक्षर है, अभियुक्त के हस्ताक्षर है, तो जिनके हस्ताक्षर है वही व्यक्ति इसको प्रदर्शित करवाएगा। समझ में आ गई बात? बाकी दूसरा व्यक्ति प्रदर्शित नहीं करवा सकता। प्रदर्शित क्या कराएगा? जो डॉक्यूमेंट के क्रम चल रहे हैं उस क्रम के आगे मान लो PW5 तक पहले हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे है तो PW6 हो जाएगा। ठीक है, PW6 नहीं होगा, सॉरी, इसमें होगा P6 हो गया। ठीक है ना, W इसमें नहीं लगता, डॉक्यूमेंट जो भी लग रहा है वो लग जाएगा, और इसके नीचे तारीख आ जाएगी। कौन सा तारीख होगा? 5/6/22, तो 5/6/22 जिस तारीख को डॉक्यूमेंट डाले। यानी मोटी बात ये समझना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर है वही प्रदर्शित करवा सकता है। जैसे कि एक गवाह जिसके मौके के ऊपर हस्ताक्षर या मौका रिपोर्ट पर उस पर उसके एफआईआर पर कहीं सिग्नेचर नहीं है, तो वो एफआईआर को प्रदर्शित नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके सिग्नेचर नहीं है, इसलिए वो उसको प्रदर्शित नहीं करवा सकता। यह बात आपको याद रखनी। तो अभी तक आपको क्या पता चल गया? एक तो पता चला आपको क्या हो गया, PW1 DW1 लिखो, PW2 लिखो, फिर DW2, जैसे गवाह बढ़ते हैं 2 3 4 होते जाएंगे। फिर आपने क्या समझे? एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2, जितने भी होंगे P3 P5, ये बढ़ते जाएंगे। यानी 3 चीजें आप अभी तक समझ चुके हैं, बाकी और समझेंगे। एक तो PW1 PW2 3 4 किस में पढ़ेंगे? जो गवाह की सूची है, परिवार जिस परिवादी या चालान की जो कॉपी है उसमें जो गवाह है उस अनुसार। फिर DW डिफेंस के कोई गवाह उनमें, और एग्जिबिट प्रदर्शित P1 जो परिवादी है या जो प्रार्थी है वो कोई डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करवा रहा है तो क्या पड़ेगा? P1 पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट P2 पड़ेगा। तीसरी बात आप क्या समझे? जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर है वही डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवा सकता है, अनजान व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कोई मौके पर घटना पे आया, उसने 2 व्यक्तियों को आपस में झगड़ते हुए छुड़ाया, क्या वो एफआईआर को प्रदर्शित करवा सकता है? नहीं, क्योंकि उसके उस एफआईआर में सिग्नेचर नहीं। क्या वो मौके की रिपोर्ट को प्रदर्शित करवा सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसके सिग्नेचर नहीं। अगर उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर नहीं है तो प्रदर्शित नहीं करवाएगा, सिर्फ अपनी गवाह देकर ही जाएगा। चौथी बात आप क्या समझे? CW1 इसको कोड जो प्रदर्शित करवाती है वो आप समझ लो। फिर एक बात और करता हूं मैं, 5वीं बात जो आपको सीखनी, एग्जिबिट D1, एग्जिबिट D2। एग्जिबिट D1 और D2 कहां होंगे? जब एक्यूज अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करवाता है, ठीक है ना, तब ये D1 और D2 दर्शित होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्यूज, चालान में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक्यूज अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट पेश करेगा, उसको D1 और D2 डालेगा। मान लो चालान में कभी कभी क्या होते हैं, 162 के जो बयान है, पुलिस में बयान जो लिए जाते हैं पुरानी CRPC में, वो जो लिख रखे हैं उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, उसमें आप जब प्रदर्शित कराएंगे एक्यूज की तरफ से तब आप डालेंगे D1। ठीक है, D1 डाल दिया। जो भी गवाह जिसके बयान हो रहे हैं उस गवाह का, मान लो PW5 है तो PW5 से आप एक कॉन्ट्राडिक्शन करना चाहते हो, उसकी बयान ले रहा तो DW1 प्लस DW1। इसका मतलब यह हुआ कि DW के जो डॉक्यूमेंट है, D1 है D2, ये जरूरी नहीं है कि मुलजिम के गवाह आए तभी हो, तभी DW पड़े। परिवादी के गवाह में भी DW डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं करवाया है और एक्यूज उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाना चाहता है तो उस पर D1 पड़ेगा, D2 D3 ऐसे पड़ेगा। समझ में आ गया आपको बात? D1 D2 D3 कैसे पड़ेगा ये भी आपको समझ में आ गया। फिर आर्टिकल में क्या होता है? कोई आर्टिकल A1 लिख देंगे, उस पर तारीख लिख देंगे 5/6/17। जैसे कोई चाकू लाए हैं, ठीक है, कोई पुलिस ने कोई रिकवरी की है, कोई सामान लाए हैं, तो सामान पर जो पुलिस सामान लाती है तब उसमें क्या सील चीट खोलते हैं, सील चीट खोलते हैं तो सील चीट खोलते समय उस पर आर्टिकल डाल देते हैं कि A1 A2 A3। ये हो गया आर्टिकल का मामला। अब जो मैं CD बना के लाया हूं उसको अपन देखते हैं, उस पर बारीकी से अपन पढ़ते हैं क्या क्या लिख के लाए होंगे ना। तो ध्यान से देखोगे आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी, आपका दिमाग खुल जाएगा क्या चक्कर है।
आपको ये आ गया परिवादी मामलों में क्या क्या प्रदर्शित कराया, प्राति परिवादी के मामलों में क्या क्या प्रदर्शित कराया जाता है, ये समझ में आ गया। गवाह की सूची अनुसार गवाह के नाम मार्क किया जाता है, ये भी आ गया। दस्तावेज प्रदर्शित किया, हस्ताक्षर को मार्क किया जाता है और आर्टिकल को प्रदर्शित किया जाता है। अब ये इसमें एक नई बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट है इसमें, चलो ये बता रखा है मैंने, ये डॉक्यूमेंट देखो, ये अरे भैया ये जो डॉक्यूमेंट है, मान लो इसको प्रदर्शित कराया, EXP9 करा दिया, किसने कराया, गवाह कौन है, PW6, तारीख क्या है 1/7/2024, ये पढ़ गया पूरा। कई कोर्टों में सिर्फ यही लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता, पर तारीख हर बार लिखी जाती है। अब आपको बताना है कि सिग्नेचर कहाँ है, जो सिग्नेचर है 1 2 3 सिग्नेचर दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 सिग्नेचर। तो फर्स्ट सिग्नेचर को A to B, प्रदर्श P9 पर A to B मेरा हस्ताक्षर है, C से D इसके हस्ताक्षर है, E से F इसके हस्ताक्षर है, ये लिखवाया जाता है। तो आप जो व्यक्ति जिससे आप जिरह कर रहे हैं वो उसी के सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करेगा, या वो पहचानता हो दूसरे के सिग्नेचर को, तभी वो यहाँ पर C से D या E से F करेगा। बाकी तो जब वो गवाह आएंगे तब उनसे कराया जाएगा। जो सिग्नेचर है उनको A से B, प्रदर्श P9 पर A से B मेरे हस्ताक्षर है, ऐसा लिखवाया जाता है जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो। समझ में आ गई ना बात। अब एक बात और महत्वपूर्ण बताता हूं, देखो इसमें लिख रखा है, जो बयान हुआ है ना, ये डॉक्टर के बयान है, तो डॉक्टर के बयान PW1, देखो डॉक्टर के पहले हो गए थे तो PW1 आ गया। फिर इन्होंने क्या लिखा, चोट प्रतिवेदन बनाया जो प्रदर्श P1 है, ये आ गया, जिस पर A से B मेरे हस्ताक्षर, यानी चोट प्रतिवेदन बनाया ना इन्होंने, इस पर प्रदर्श क्या आ गया P1, तारीख आ गई जिस पर A to B डॉक्टर के हस्ताक्षर है वो आ गया। और C से D मजरू मतलब जो बीमार व्यक्ति था, पीड़ित था, उसके C से D उसके हस्ताक्षर ये आ गए, ये लिखवाया गया डॉक्टर साहब। इसमें जो भी प्रदर्श आया, जैसे प्रदर्श P2 बनाया P2 आ गया, जो भी बनाया उस पर प्रदर्शित ये इस प्रकार से प्रदर्शित डाले जाते हैं। फिर जो मेन बात बता रहा था मैं, जैसे ये है जो मेन FIR करता है, उसमें आ गया P8 आ गया, P9 है, जैसे जो प्रदर्श P9 है जिस पर A से B मेरा हस्ताक्षर है, मैंने थाना में जो रिपोर्ट दर्ज कराई, जो प्रदर्श P8 है जिस पर A से B मेरा हस्ताक्षर है, FIR प्रदर्श P9 है जिस पर A से B मेरा हस्ताक्षर आ गया ना, A से B मेरे शरीर पर चोटों का प्रतिवेदन प्रदर्श P1 है, डॉक्टर वाला P1 आ गया, जिसमें C से D मेरा हस्ताक्षर है। प्रकरण में दिनांक 28/4/2018 को मेरे द्वारा वर्दी पेश की गई थी, जिसकी सबूत सील चीट की गई, फर्द प्रदर्श P10 है, ठीक है, जिस पर A से B मेरे हस्ताक्षर है। ये आ गया, प्रदर्शित कैसे डालते हैं और कैसे लिखते हैं आ गया। अब जो मैं मेन बात बता रहा था आपको कि फौजदारी मामले में जैसे ये कोई स्टाम्प है, तो एक बात आप समझ लो, वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रदर्शित होंगे। जैसे ओरिजिनल स्टाम्प चाहिए, मान लो ओरिजिनल स्टाम्प नहीं और फोटोकॉपी लगा दी तो वो प्रदर्शित नहीं होगा। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लिखा पड़ी 420 का मामला, फोटोकॉपी लग रही है, तो अगर सामने वाला उसको प्रदर्शित कर रहा है तो आपको विरोध करना है कि साहब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहां है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तो ही प्रदर्शित किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कब फोटोकॉपी प्रदर्शित की जा सकती है, ये एक बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रदर्शित होते हैं, फोटोकॉपी भी प्रदर्शित हो सकती है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, उस पर पूरा एक अलग वीडियो बनाएंगे। मगर उस समय जब तक आप उस व्यक्ति ने द्वितीयक साक्ष्य के रूप में किसी डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाने की कोर्ट से इजाजत नहीं मांगी और कोर्ट ने इजाजत नहीं दी, तब तक वो डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं होगा। तो मोटा मोटा इस वीडियो में आपको ये समझना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होगा। जैसे कोई डॉक्टरी रिपोर्ट है, उसकी फोटोकॉपी पेश की तो वो प्रदर्शित नहीं होगी, भले वो फोटोकॉपी अंदर लग रही हो, उस पर प्रदर्श नहीं पड़ेंगे। कोई बिल है वो ओरिजिनल नहीं है तो उस पर प्रदर्श नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ये तो आगे कौन से डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होंगे, कौन से नहीं होंगे, आपके समझ में आ गया। फिर एक बात और बता दूं, फौजदारी मामलों में, चूंकि फौजदारी मामले घोषणा के कोई दावा नहीं होता, उसमें कोई डिक्लेरेशन का दावा नहीं होता, इसलिए भले ही स्टाम्प ड्यूटी कम लगी हो या भले ही वो डॉक्यूमेंट पंजीयन नहीं हुआ हो, फिर भी उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाया जा सकता है। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, सोच लेना, समझ लेना। कैसे? जैसे कि मान लो 10 रुपए के स्टाम्प पर कोई बिकावनामा लिख दिया, आप ये नहीं कह सकते कि साहब बिकावनामा तो 3% कोर्ट फीस होगी उसमें लिखा जाएगा, या ये डॉक्यूमेंट पंजीयन नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ा जाएगा। फौजदारी मामलों में उस पर भी प्रदर्शित उस डॉक्यूमेंट को किया जा सकता है। अब कौन प्रदर्शित करेगा?
जिसके उस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर है। कभी कभी क्या होता है, हस्ताक्षर करने वाला टिकट कट जाता है, रहते नहीं, उस स्थिति में वो डॉक्यूमेंट प्रदर्शित भी नहीं होगा, या जो उसके सिग्नेचर को पहचानता है वही प्रदर्शित करेगा। पहला नियम यही मान लो आप कि जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर है वही उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रदर्शित होगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई। देखो, प्रदर्शित करने वाला जो टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक, सिविल मामलों में अलग है, फौजदारी मामलों में अलग है। अभी अपन फौजदारी मामले में प्रदर्शित कैसे कराते ये देखते। डायरेक्ट मैंने आपको फाइल खोल के अगर मैं पढ़ाना शुरू कर देता, क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, आपके समझ में नहीं आता। आप वैसे इंग्लिश सीखते जैसे रटा रटाए वाक्य सीखते। आपको मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन का बेसिक बताया, बेसिक क्या है, क्यों किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के गोल्डन रूल बताए। अब मैं प्रदर्शित होने का बता रहा हूँ, फिर अपन फाइल खोल के भी देखेंगे, फिर सिविल मामले समझ लेते हैं, फिर फाइल खोल के भी देखेंगे कि वास्तव में प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तभी आपको सारी बातें क्लियर होगी। इसके लिए आपको सारे वीडियो ध्यान से और शांति से बैठकर देखने होंगे, साथ में उसका संबंध कानून भी देखना होगा। अब आपको ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये देखिए, ये हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये जैसे ये पूरी लिस्ट देख लिया आपने, ये भी आपके आ ही गया, देख लो। ये दूसरा एफआईआर है, ये एफआईआर से P8 हो गया, P8 हो गया, फिर ये जिसने कराई उसका हो गया, और तारीख आ गई, ये पूरा आ गया। अब जो मैं बात बता रहा हूं आपको कि डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होने के बाद, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो गया है, दूसरी बार कोई गवाह आ गया है, तो दूसरी बार वापस प्रदर्शित नहीं पड़ेंगे। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है ना, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ये मान लो P5 है, जिसने प्रदर्शित करवा दिया एग्जिबिट P8। अब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, वो उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित कराना चाहता है, एक्यूज प्रदर्शित कराना चाहता है, वो नहीं कराएगा। वो तो सिर्फ जो प्रदर्शित करेगा है उसी का हवाला उसने बयान में लिखवाएगा कि एग्जिबिट P8 पर ए से बी बात ये लिखी है, क्या सही है। क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मैंने जो उद्देश्य बताया, उद्देश्य में सफल होने के लिए वो ए से बी से सी क्या लिखवाया, कॉन्ट्राडिक्शन लाने के लिए वो इस बात को करते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए देखो, आपको पुरानी सीआरपीसी है ना, उसमें 162 सेक्शन, 145 सेक्शन, 155 सेक्शन, इनको विशेष रूप से कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आपको पढ़ना चाहिए। 162 तो सीआरपीसी में, 145 हो गया या एविडेंस एक्ट में, 155 भी हो गया एविडेंस एक्ट। इनको पढ़ोगे बार पे, इस पर मैं वीडियो बनूंगा ध्यान से, और अपन अच्छे से उसको समझेंगे। एक बार आपको मोटे मोटे 3 सेक्शन पढ़ना, तो उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और पढ़ना ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बात बिठा लेंगे। फिर अपन बात करते ये हो गया, ये हो गया। चलो सीडी कौन कौन सी बनी देख लेते हैं। प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन नहीं है तो भी प्रदर्शित हो जाएगा, ओरिजिनल दस्तावेज प्रदर्शित होगा, जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर है उसके द्वारा ही प्रदर्शित किया जाएगा, और प्रदर्शित नहीं करेगा, ये भी आ गया। चलो आपके आर्टिकल कोई भी है, तो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल में A1 A2 A3 चलते हैं, उसमें आर्टिकल में आपको कोई देखने की बात नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोर्ट में जाए, ठीक है, मान लो कोर्ट में कोई गवाह है, 5 गवाह के हो गए, जैसे PW5 के हो गए। अब आपको PW आज जो गवाह है 6 है, उसके कौन कराएगा, एपीपी साहब कराएंगे। एपीपी साहब क्या करते हैं कि PW5 तक तो गवाह लिस्ट में देख लेते हैं, PW4 हो गया, 5 करना है, आ जाएंगे। अब कहां तक दस्तावेज प्रदर्शित हुए, इसके लिए वो क्या करेंगे, PW5 के बयान देखेंगे। इनमें इनको पता चल जाएगा कि एग्जिबिट P9 तक दस्तावेज पढ़ चुके हैं, तो फिर जैसे ही P6 का कराएंगे, यहाँ पर एग्जिबिट P10 डालेंगे। इनको इस प्रकार से आपको ढूंढना होता है कि अब कौन सा डॉक्यूमेंट अगली जब गवाह आ रहा तो कहां से शुरू होगा, यानी कि आपको शुरुआत की पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने P10 की जगह वापस P6 कर दिया, बाद में पता चला P6 तो पहले से किसी डॉक्यूमेंट पे लगा हुआ। तो जो लास्ट बयान हुए उसमें आपको देखना है कि कहां तक डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हुए हैं, उसके बाद वाले अगले डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करवाने हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर मैं एक बात और करता हूं, देखो, किसी भी व्यक्ति से आप गवाही कर रहे हैं, तो जब आप अभियुक्त की तरफ से कोई गवाह पेश करेंगे, तब आप उस पर DW1 डालेंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में क्या डालेंगे, एग्जिबिट D1। और इनसे क्रॉस कौन करेगा वापस,
एपीपी साहब, तो एपीपी साहब वापस ब्रदर्स P1 P2 P6 इनका यही चलेगा हमेशा, और इनका डिफेंस में यही चलेगा। ध्यान रखना आपने को कौन सा चल रहा है कौन सा डालना है। अभियुक्त को कब गवाह करानी चाहिए कब नहीं करानी चाहिए, इस पर जब अपना आगे से वीडियो बढ़ेगा तब देखेंगे, क्योंकि अभियुक्त की गवाह बहुत ही रिस्की काम है। कई बार आपके खुद के हाथों से खुद के पांव पर कलाड़ी मार देने वाली बात हो जाती है। बेसिकली जो वीडियो बनाता हूँ, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि कोर्ट में क्या हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है ये आपको अच्छी तरह से समझाऊं। हमेशा ध्यान रखना, अपने को सरकारी आदमी नहीं बनना है, अपन एक वकील है। तो जो जैसे कि मान लो कि गवाह लिस्ट ये होने वाला, देखो ये बात कोई बताएगा नहीं, एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ आपको। आपको पता है ये 5 गवाह तक तो हो गए, कितने, अब 6 7 8 गवाह होंगे। 6 कौन है, रामचंद्र, मनमोहन सिंह और नंदपाल। इन गवाहों की अगली पेशी पे होगा, ये आपको 1 महीने की पेशी 1 महीने पहले पता चल जाता है। तो अपने बड़ा साहब बनकर सिर्फ जीरा करने नहीं जाना, अपने क्लाइंट को पहले कहना कि ये गवाह आएंगे रामचंद्र, मोहन सिंह और नंदपाल, इसमें से तेरे मिलने वाला कौन है। वो बोल देगा मेरे मोहन सिंह मिलने वाला है, तो तू इसको मेरे पास पहले से ले आना। ये ध्यान रखना, पहले से उसको अपने पास बुला लेना, फिर उसको बता देना कि ये पूछूंगा तो ये बोलना, ये पूछूंगा तो ये बोलना। जो अपने गवाह है, नहीं तो आप तो रहोगे ऑफिस में बैठ के एपीपी साहब बर्ड पर लिखवा देंगे, क्लाइंट आपके क्लाइंट को सजा हो जाएगी। तो सिर्फ जो गवाह आने वाला है उस पर आपकी नजर रखें और आपकी पार्टी को लगातार संपर्क में रहे और पार्टी को दौड़ाते रहे। ये गवाह आने वाला है, अब इस गवाह का क्या करना है। साथ में जिन जिन गवाहों के बयान होते हैं उसमें पार्टी को आपके पास खड़ा रखे, जिससे पार्टी को लगेगा कि वकील साहब अच्छी मेहनत करेंगे। तो पार्टी तो आराम से सोए रील देख रही है और आप वहां मेहनत कर रहे हो। पार्टी आए उसमें पार्टी को खड़ा रखना और जो पूछना, फिर पार्टी जब भी आपको लगता है कि जीरा पूरी होगी अब और कुछ नहीं पूछना है, उससे 1 मिनट पहले या उससे 5 जैसे ये होगी जीरे सारे प्रश्न पूछ ले, फिर पार्टी को पास बुलाना, इधर बता और क्या पूछना है। वो कुछ बोलेगा हाँ हाँ बोल 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 बोल, कान में कह दिया उसने, कह सकते हैं कोर्ट में, ऐसा नहीं मना नहीं। वो आप कह देगा हाँ ये, फिर वापस वो प्रश्न, फिर उसको बुलाना और कुछ नहीं नहीं अब तो सब हो गया। ऐसा इसलिए करना है कि अपने को पार्टी से पैसा लेना, नहीं तो फिर क्या करेगा वो चैम्बर में जाते ही, अरे वकील साहब आपने ये तो पूछा ही नहीं, ये बात हुई नहीं, ये हुई नहीं। तो ये बात आपको पहले उससे, हालांकि ये बात आपको जब प्रश्न पूछने जाओ, इससे जीरा करने जाओ, तभी पहले से ही आपको पार्टी से कह देना तू क्या क्या इनसे पूछवाना चाहता है मेरे को बता। वो प्रश्न आपको लिख लेने, काम है क्या है कि नहीं किया वो तो अपन जान रहे हैं, अपन का कैसे किस टेक्निक से पूछने ये भी आपको पता होना चाहिए, मगर उसकी मन की सारी भड़ास आपको निकला नहीं। और जैसे गवाह हो गई, अब बोलना है कि आज जो गवाह हुई उसके बयान निकालने पड़ेंगे, पैसे दे, बयान के पैसे दे और फीस के पैसे दे। तो बयान नहीं तो फिर आगे जीरा कैसे करें, तो उसके बयान आपको तुरंत निकाल लेने हैं, जिससे कि आपको फिर आगे वाले मुकदमे में तैयारी कर सको। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसको वीडियो को, जो दूसरे एडवोकेट हैं जो आप ही तरह नए हैं जो स्ट्रगल करें, उनके पास जरूर वीडियो पहुंचाएं। मेरी आपसे फीस यही है कि वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।